सो टोटल अभी तक हमारे कितने प्रिंसिपल्स हो गए हैं? 14। हाँ, 8। तो 14 के लिए और कितना बचता है? 6। 6 अभी खत्म करेंगे पूरा। ठीक है। नंबर 1, डिवीजन ऑफ नंबर 1 डिवीजन ऑफ वर्क। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 यूनिटी ऑफ। 5 अलग हो गया। अब छठवां नाम बड़ा सा, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू। सर इसमें क्या इमेज दिखाए थे? वो डिस्काउंट दे रहा था एक्स्ट्रा, अपना फायदा कमाने के लिए, कमीशन के लिए, वो वाला फोटो था इसमें। इसके बाद छोटा नाम, रेमुनरेशन ऑफ पर्सन बोलो या एम्प्लॉयज बोलो। सर रेमुनरेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या था? फेयर एडिक्वेट रेमुनरेशन। तो फेयर रेमुनरेशन होना चाहिए। और एक वर्ड इसके अंदर मिला था मालूम, एम्प्लॉयज टर्नओवर। नौकरी छोड़ के जाने को एम्प्लॉयज टर्नओवर, वो वर्ड आएगा यहाँ पर। इसके बाद रेमुनरेशन ऑफ पर्सन के बाद क्या पढ़ा हमने? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के लिए क्या एग्जांपल बनाया था हमने? कुछ याद है क्या? स्कूल प्रिंसिपल ये टूर करेंगे, वो प्रोग्राम करेंगे, तो पूरा पावर अपने पास रखा था। और या तो फिर अपने एचओडीज को पूरा काम बांट दिया था। तो ये तुम्हारा सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन यहीं तक हुआ था ना हमारा। आगे चेक करते हैं। डिसिप्लिन। अच्छा, सबका पॉजिटिव एंड कॉन्सिक्वेंसेस याद करना है। सबऑर्डिनेशन हो गया है। सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन हो गया है। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन को लास्ट क्लास में मैंने, लास्ट वीडियो में जो वीडियो से पढ़ रहे डिस्कशन किया था मैंने। स्केलर चेन सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। आओ चेक करते हैं कैसे कनेक्टेड है। हाँ, कौन किससे कनेक्टेड है? तो छोटा ही करना पड़ेगा। हाँ सर, कौन किससे? ये एग्जांपल रख रहा था, फिर वो किससे, फिर वो किससे, और वो किससे? स्टूडेंट किसको रिपोर्ट करेगा? टीचर्स को। टीचर्स किसको रिपोर्ट करेगा? उस डिपार्टमेंट के हेड को। वो किसको हेड करेगा? वाइस प्रिंसिपल को। देन एक दूसरे से जुड़ा हुआ। अब क्या कभी भी ऐसा कंडीशन हो सकता है कि इंफॉर्मेशन यहां तक पहुंच चुका है, इंफॉर्मेशन यहां तक आ चुका है, और ये बोल रही है कि मुझे तो पता ही नहीं चला? कैसे संभव है? इस ये स्टूडेंट जो है, ये मान लो लीव में गया, या इसने कोई कंपटीशन विन किया, या इसको ऑनर देना है, ये बात यहाँ तक पहुंची है थ्रू दिस प्रोसेस, और ये बोल रही मुझे पता ही नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि भैया इसने इसको बताया होगा तभी तो ये इसको बताएगा। वाइस प्रिंसिपल को तो यहीं से पता चला होगा। तो कोई भी यहाँ पर स्किप नहीं कर सकता। ये एग्जाम्पल कल हमने पढ़ा था। आ जाओ इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। क्या कहता है इसका थ्योरी? प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन मीन्स क्या है? लाइन ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ सुपीरियर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक। ठीक है, अथॉरिटी का लाइन, सबसे अथॉरिटी जिसके पास हाई होगा सबसे टॉप में होगा, फिर कम अथॉरिटी वाला नीचे, फिर ऐसे धीरे धीरे होगा। या फिर क्या बता दिया मैंने? सुपीरियर्स का फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट। सुपीरियर मतलब सबसे ऊपर से नीचे होगा। ठीक है। फ्यूल इंसिस्ट दैट दिस चेन मस्ट बी, क्या करना चाहिए? इस चेन को फॉलोड करना चाहिए। हमेशा इसी प्रोसेस में जाना है। वो भी कैसे फॉलो करना है? स्ट्रिक्टली इन द ऑर्गेनाइजेशन। एवरी इंफॉर्मेशन मस्ट पास, जरूर पास करे। कहा? थ्रू एवरी की ऑफ दिस चेन। इस चेन में जितने लोग हैं सबके पास इंफॉर्मेशन जाना चाहिए। जो फोटो दिखाया मैंने उसमें, नो स्किपिंग ऑफ एनी वन की शुड बी अलाउड। किसी भी एक को स्किप नहीं कर सकते। सीधा स्टूडेंट प्रिंसिपल के पास जाकर इन्फॉर्म नहीं कर सकता। वो सीक्वेंस को मेंटेन करना है, अथॉरिटी को मेंटेन करना है। आगे
इफ दिस चेन इज ब्रोकन, अगर आपने इस चेन को ब्रोक कर दिया, ए बी सी डी चार लोग हैं, आप सीधा डायरेक्ट ए से डी के पास चले गए, अगर इस चेन को ब्रोक कर दिया, देन देयर आर क्या है, चांसेस ऑफ कम्युनिकेशन गैप। कोई एक बोल सकता है मेरे पास तो इंफॉर्मेशन नहीं था, कम्युनिकेशन गैप इन द ऑर्गेनाइजेशन, बट समटाइम फॉलोइंग स्केलर चेन बिकम अ लॉन्ग प्रोसेस। लेकिन सर, ये जो स्केलर चेन को फॉलो करते हैं ना, तो लॉन्ग प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस है, तो टाइम टेकिंग होगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो बोलता है एंड इफ सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, हैज टू बी पास्ड, अगर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना है, तो इट गेट क्या हो जाएगा, डिले। अब जैसे कि किसी एक बच्चे को इमरजेंसी में एकदम तबीयत खराब हो गया बहुत ज्यादा, तो वो अपने क्लास टीचर को बताएगा, फिर क्लास टीचर किसको बताएगी, एचओडी को बताएगी, फिर एचओडी जाएगा वाइस प्रिंसिपल के पास, फिर वहां जाएगा, तब तक वो मर जाएगा, वो तबीयत ज्यादा खराब हो गया। तो अगर इमरजेंसी सिचुएशन आ गया, बहुत जल्दी कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है, तो ऐसे कंडीशन में डिले हो जाएगा। तो सो इन केस ऑफ, अगर इमरजेंसी का है भैया, डिले हो रहा है, इमरजेंसी का है, और या फिर क्या है, अर्जेंट इंफॉर्मेशन है, तो फ्योल बोलता है कि मैं परमिशन देता हूं कि तुम कहां जा सकते हो, और स्केलर स्केलर चेन को क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। तो बोले अगर ऐसा कुछ इमरजेंसी है, तो शॉर्टकट है चेन विच, कहा गया, परमिट एज अ शॉर्टकट इन द चेन विच इज कॉल्ड, क्या लिखा है, गैंग प्लैंक। देखो एक एक्सरसाइज होता है प्लैंक, एप्स का वर्कआउट होता है, देखियोगे पूरा ऐसे स्ट्रेट बना रहता है, तो उसमें अगर ए बी सी डी ई एफ जी, अब यहां से इंफॉर्मेशन यहां जाना है, सी से एफ को पास जाना, तो प्रोसेस क्या होगा, सी से बी से, ए से, एफ से, ई से एफ, यहां तक जाएगा। तो बोले ये पूरा प्रोसेस फॉलो मत करो, मैं आपको शॉर्टकट दे रहा हूं, सीधा इससे बात कर लो। उसको डायरेक्ट को बोल दिया गैंग प्लैंक। तो बताओ क्या हुआ, कि हमेशा इंफॉर्मेशन को कैसे पासेस करना है, अथॉरिटी वाइज स्केलर चेन में, हाईएस्ट टू कहाँ जाना चाहिए, लोवेस्ट। लेकिन कभी कोई अर्जेंट आ जाएगा, कुछ इमरजेंसी आ जाएगा, तो आप, फ्यूल बोलता है कि आप उसको क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो, शॉर्टकट जा सकते हो, और इसी शॉर्टकट को क्या बोला जाता है, गैंग। आगे पढ़ो क्या लिखा है, गैंग प्लैंक परमिट्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज वर्किंग इन द डिफरेंट पोजीशन, अलग अलग जगह पर जो बैठे वो डायरेक्ट आपसे बात कर सकते हैं, विदाउट फॉलोइंग द, सिंपल सी बात है भैया, स्केलर चेन का मतलब पूरे प्रोसेस को फॉलो करना है, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, कुछ इमरजेंसी आएगा तो फ्यूल बोलता है आप इसको ब्रेक कर सकते हो और डायरेक्ट बात कर सकते हो। बेनिफिट्स देखो क्या क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव, सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ, हाँ अगर यहां से इंफॉर्मेशन यहां पहुंचाना है तो पूरे के पास जाएगा, सिस्टमैटिक। फिर क्या बोलता है, नो कम्युनिकेशन गैप, सही बात है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा इसका, वॉलेशन, देयर मे बी, अगर आप स्केलर चेन को फॉलो नहीं करते हो तो क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन गैप। कोई एक बोलेगा मेरे पास तो इंफॉर्मेशन आया नहीं है, तो कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा। एंड नो क्लियरिटी इन अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, जैसे ये जो सीईओ बैठा होगा, और यहाँ पर एक मैनेजर होगा, या फिर एक स्टाफ होगा, वो डायरेक्ट इसके पास चले जाएगा, बोलेगा सर बोनस वोनस दो, दिवाली का टाइम आ गया, बोले आप कैसे डायरेक्ट आ गए, तो क्या हट जाएगा इनका, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्लियरिटी नहीं आएगी, कौन हाई पोस्ट में है कौन लो पोस्ट में है। तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको स्केलर चेन को यूज करना है। याद रखोगे, इसमें स्कूल का एग्जाम्पल है, ये जो यहां से बना होगा, द स्टूडेंट टेल द टीचर अबाउट द प्रॉब्लम, द टीचर इन्फॉर्म किसको किया, एचओडी, एचओडी किसको इन्फॉर्म कर रहा है, वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल किसको कर रहा है, प्रिंसिपल। तो स्केलर चेन सिंपल है, बड़ा अच्छा सा है ये। कई बार क्या होता है हमारे घर में भी, जितने लोग घर के छोटे होंगे, तो वो पहले अपने बड़े भाई को बताते हैं, पापा से पुराने, अब तो नहीं डरते, आजकल के तो फ्रेंडली हो गए हैं। पुराने जमाने में क्या होता है कि छोटा भाई पहले बड़े भाई को बताएगा कि बर्थडे में जाना है, पैसा चाहिए, फिर बड़ा भाई चाचा को बताएगा धीरे से, फिर वो पापा के तक बात चलती है, या कई बार मम्मी से पापा के तक बात चलती है, तो अथॉरिटी वाइज जाते हैं हम लोग, डायरेक्ट नहीं चल जाते, डायरेक्ट जाएंगे तो डरते थे। आजकल तो डरने का जमाना नहीं है, बच्चे बदतमीज हो गए हैं, पेरेंट्स से उठपटांग बात कर लेते हैं। यस, नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ, चलो फोर्थ नंबर का सुनाओ, प्रिंसिपल ऑफ कमांड, क्या था, यूनिटी ऑफ कमांड, और एक क्या था, यूनिटी ऑफ, उसी कमांड को क्या है, मत समझ लेना, मैं आपको कमांड दे रहा हूं, वहां कमांड ही था। बोलो ऑर्डर कितने लोगों से मिलना चाहिए था,
स्कूल का एग्जाम्पल याद है, ऑर्डर एक से मिलना चाहिए था, ये वो ऑर्डर नहीं है। यहां पर ऑर्डर का मतलब होता है ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल। रुको रुको रुको, कमांड का मतलब अलग है। कमांड का मतलब होता है क्या देना तुमको, ऑर्डर देना। स्कूल वाला बोलेगा ये ऑर्डर, ट्यूशन वाला बोलेगा ये ऑर्डर, तो हम लोग के बीच में कंफ्यूजन आ रहा था, याद है, ईगो क्लैशेस हो रहा था। वो टॉपिक अलग और ये टॉपिक अलग है। तो ऑर्डर का मतलब होता है ऑर्डरली अरेंजमेंट। जैसे ये साइड बॉयज बैठेंगे, ये साइड गर्ल्स बैठेंगे, ऑर्डरली अरेंजमेंट है ना, ऑर्डरली अरेंजमेंट। तो चेक करो इसको, क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल। डी मार्ट गए हैं सभी? हाँ। जब आप जाओगे ग्रोसरी सेक्शंस में तो वहां पर सारा ग्रोसरी आइटम दिखेगा। फिर आगे जाओगे कहीं, अगर वेजिटेबल फ्रूट्स वाला सेक्शन होगा तो वहां वो दिखेगा। क्लोथ्स वाला होगा तो वहां वो दिखेगा। जो सेक्शन में जाओगे उस सेक्शन में वो दिखेगा। तो ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल। फिर जितने सारे स्टाफ होंगे सब अपने अपने पास भी होंगे, बिलिंग वाला अलग आदमी होगा, हर जगह पर ऐसा होना चाहिए। तो जब तुम किसी कंपनी में जाते हो, जब आप किसी कंपनी में जाते हो, तो ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन हमारा और मटेरियल सब अपने अपने जगह सही से होना चाहिए। अच्छा बताओ, तुम्हारे स्कूल में ये वाला प्रिंसिपल फॉलो होता है क्या? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर तुम्हारे स्कूल में फॉलो होता है कि नहीं होता? टीचर कहाँ बैठते हैं? स्टाफ रूम। प्रिंसिपल का अपना कैबिन है, वाइस प्रिंसिपल का अपना अपना कैबिन है, हमारा क्लासरूम है, सबका अरेंजमेंट बना हुआ है, सब ऑर्डर वाइज है। तो ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल। अब कभी स्टाफ रूम में, जैसे हम लोग भी एसपी स्कूल में पढ़े, तो हम स्टाफ रूम में जाते थे तो देखते थे एक अलमारी रखा रहता था। उसमें ना हर क्लास का एक सेक्शन का स्टिकर चिपका रहता था, यहाँ पर 11th ए का होगा कॉपी, यहाँ 11th बी का होगा, ऐसे डेस्क बना के रखते हैं। तो ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल। फाइल सभी एक जगह होना चाहिए, परचेस का फाइल एक जगह, सेल का फाइल एक जगह, मार्केटिंग का फाइल एक जगह। तो सभी चीजों को अच्छे से क्या करके रखना, ऑर्डरली अरेंज करके रखना। तो जब भी आप कोई सुपर मार्केट जाते होगे ना, तो देखना एक टाइप का सामान लाइन से एक टाइप का ही दिखेगा, फिर दूसरे टाइप का सामान दूसरे टाइप दिखेगा। तो ये एग्जांपल आपको याद रखना है कि भैया हर जगह पर एक एक पर्सन बैठा हुआ है, और जिस डिपार्टमेंट में गया उस डिपार्टमेंट वही सामान मिलेगा। अब ऐसा नहीं फ्रूट्स वाले सेक्शन में का कपड़ा भी लटका के रखेंगे ये भी खरीद लो करके, नहीं, अलग अलग रहता है। तो ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल, ये लाइन याद रखना, ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल। हाँ पढ़ो क्या लिखा है। इन दिस प्रिंसिपल ऑर्डर डज नॉट मीन कमांड। देखो मैं भी यही बता रहा था, वो भी पहले ही बताया। ऑर्डर का मतलब क्या मत समझ लेना, कमांड मतलब प्रिंसिपल नंबर 4 मत समझ लेना। ऑर्डर का मतलब कमांड नहीं होता, बट इट रिफर्स टू द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ। हाँ, ऑर्डर का मतलब होता है ऑर्डरली, सही जगह पर सभी चीजें होनी चाहिए। और दैट इज अ फिक्स्ड प्लेस ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। बैंक भी जाओगे ना, सबका अपना अपना प्लेस सही होता है। बैंक में जाओगे तो सबसे पहले आपको प्यून बाहर मिल जाएगा, फिर क्लर्क लोग रहते हैं, उनके पीछे पीओ बैठे रहते हैं, ब्रांच मैनेजर अंदर बैठा रहता है, डिपॉजिट स्लिप एक जगह रखा रहेगा, लॉकर एक साइड होगा, कैश काउंटर अलग होगा, एकदम ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है एवरीथिंग। तो बोलता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको ऑर्डरली अरेंजमेंट होना चाहिए। Fuel insists that there must be a fixed place to keep every material and things used in the organization। हर चीजों का अपना अपना फिक्स्ड प्लेस होना चाहिए। तो इससे क्या होगा बताओ, आगे चल के क्या फायदा मिलेगा? अगर सारे चीज ऑर्डरली है तो इजी होगा, कम्युनिकेशन करना इजी हो जाएगा, कोई मटेरियल को फाइंड करना इजी हो जाएगा, किसी पर्सन तक रीच करना इजी हो जाएगा। तो बहुत इजी हो जाता है इससे। डी मार्ट का एग्जाम्पल यही रखा है मैंने, इसको आप पढ़ लेना। ये आ जाओ पॉजिटिव, क्या होगा? नो वेस्टेज ऑफ इन सर्चिंग ऑफ। सही जगह पर सब कुछ है तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। और क्या होगा? स्मूथ एंड सिस्टमैटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, मेरे चेयर में तू बैठ गया, मेरे कैबिन में आप कैसे बैठ गए, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। और नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा सर? वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी इन सर्चिंग मैन एंड मटेरियल एंड नॉट एबल टू कॉन्टेक्ट द पीपल एट द राइट टाइम। मुझे चाहिए भैया ये पर्सन चाहिए, वाइस प्रिंसिपल से बात करना, तो पूरे स्कूल में खोज रहा हर सेक्शन में, कहाँ प्रिंसिपल है, कहाँ प्रिंसिपल, नहीं उसका कैबिन में जाओ वो वहां मिल जाएगा। तो बहुत सिंपल है। फ्योल ने भी ये जो प्रिंसिपल बनाया ना, बहुत कुछ नया अजीब सा नहीं बना दिया, नाम बस प्रिंसिपल रख दिया। सब तो हम लोग खुद रखते हैं, हमारे इंडिया में होता ही रहता है सब। कितने पॉइंट हो गए टोटल? अब ऐसे में 10 हो गए। पढ़ो 10। ऑर्डर, ऑर्डर मैं ना ऐसे याद करके रखा था यार, कहाँ गया ऑर्डर? अरे क्यों नहीं चल रहा है, कहाँ लिख रहा हूं मैं? हाँ, ऑर्डर, ये 10 है, 10वां नंबर ऑर्डर।
कुछ भी करते रहते, हम बच्चे थे तो ऐसे याद करते थे, कहीं ना कहीं से दिमाग लगा। ऑर्डर 10वां नंबर था। ठीक है, चलो 10 नाम जल्दी जल्दी सुनाते हैं हम लोग। पहला डिवीजन ऑफ, दूसरा, तीसरा, चौथा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। पांच अलग हो गया। अगला पांच, पहला बड़ा सा नाम सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू, छोटा नेम रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज या पर्सनल बोल दो। फिर क्या है, फिर बड़ा नाम सेंट्रलाइजेशन एंड, फिर छोटा नाम क्या था, देखो यहां सबको याद नहीं आ रहा है। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर से, पहले छठवां नाम बड़ा था, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर एक बड़ा ही नाम था प्रिंसिपल ऑफ स्केलर से। और 10वां खत्म करेंगे किससे, ऑर्डर। ऑर्डर मतलब ओ बन रहा था तो 10 लिख दिया तो ऑर्डर बन गया। अब कितना बचता मेरे पास, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। अभी फोटो नहीं दिखाते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, सर ये इक्विटी क्या होती है, इक्विटी क्या होता है बोलो। इक्विटी, इक्विटी शेयर, हाँ एनीवन, इक्विटी इक्वल से बना है। इक्विटी किससे बना है, इक्वल। किसी ऑर्गेनाइजेशन में जितने रूल्स लगेंगे, किसके लिए, जितने रूल्स लगे हैं वो किसी के लिए कम, किसी के लिए ज्यादा, कि सबके लिए रूल्स इक्वल। इक्वल का मतलब होता है इक्वलिटी, समानता से बना हुआ इक्वलिटी। ठीक है, फीमेल स्टाफ होंगे तो उनको कम सैलरी, मेल स्टाफ होंगे तो ज्यादा सैलरी, नहीं, सबको इक्वल होना चाहिए। आपका जॉब पोजीशन को देखकर, आपके क्वालिफिकेशन को देखकर सबके साथ इक्वल बिहेवियर होना चाहिए। अब जैसे कि तुम्हारे क्लास में कई लोगों को ऐसा लगता होगा, या फिर खैर नए नए बच्चे को तो नहीं पता है, पुराने बच्चों को पता है कि बॉयज को अगर होमवर्क नहीं करके आने से मार पड़ता है, तो गर्ल्स को नहीं पड़ता है। पुराने तो पता है, नए लोग जो अभी अभी यहाँ ज्यादा, मैं अभी तक हुआ नहीं इन्वॉल्व कॉपी वॉपी चेक करने में, तो जितना बॉयज को पड़ता है उतना गर्ल्स को भी मार पड़ता है। वो रोएंगे तो ये भी रोएंगे, सर गर्ल्स है उनको नहीं मारना चाहिए, थोड़ा सा साउंड में डिफरेंस आता है लेकिन बराबर पनिशमेंट सबके लिए। तो मैं खुद क्या करता हूँ, इक्वलिटी रखने बोलता हूँ। गर्ल्स खुद बोल रहे हैं वी आर इक्वल टू बॉयज, तो फिर मार भी खाओ बराबर इक्वल। ठीक है, आओ इक्वलिटी के ऊपर आते हैं, ध्यान से सुनो। क्या हुआ, तू खाइए मार ज्यादा, रुला दिए थे क्या, काम करके नहीं आएगी तो मार पड़ेगा। चलो, ज्यादा बात करिए, अगली बार फिर मार पड़ेगा। देखो इधर क्या लिखा हुआ है, कहाँ गया, यस, ये यहाँ का डायरेक्टर है, ये उसका एक स्टाफ है एम्प्लॉय ए। एम्प्लॉय ए क्या है, उसका दोस्त है। इस डायरेक्टर का एक और एम्प्लॉय है, मतलब मालिक का ये दोस्त है, और ये दोस्त नहीं अननोन आदमी है। तो क्योंकि ये दोस्त है, इसको जल्दी जल्दी सैलरी बढ़ना चाहिए, इसका प्रमोशन जल्दी जल्दी होना चाहिए, इसको परफॉर्मेंस अवार्ड मिलना चाहिए, लेकिन बोलते हैं कि नहीं, आप होगे दोस्त अपने घर में, मेरे लिए दोनों कैसे हैं, इक्वल। तो तुमको अगर परफॉर्मेंस के बेस पर ही क्या मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, और तुमको भी किसके बेस पर मिलेगा, परफॉर्मेंस के। अब अगर ऐसा होता कि ये इसको जल्दी जल्दी पोस्ट इंक्रीमेंट दे देता, इसको परफॉर्मेंस अप्रिशियल जल्दी देता, तो लोग क्या बोलते कि भैया ये उसका कौन है, फ्रेंड है। तो यहाँ पर इक्वालिटी आता कि अनइक्वालिटी आता, सिंपल एग्जांपल है। कंपनी में आपके अगर कोई परिचित वाले भी है, पहचान वाले भी, तो सबके लिए आपको कैसा होना चाहिए, नहीं तो बायसनेस आ जाएगा। बायसनेस समझते हो ना, सर उसके लिए पक्षपात है, उसके लिए बायस है, तो वो बायसनेस नहीं आना चाहिए, इक्वालिटी होता है। चलो और क्या पढ़ लेते हैं, फेयरनेस क्या हो गया, इक्वालिटी लिखा हुआ है। परफॉर्मेंस रिव्यू, द मैनेजर रिवॉर्ड एंड प्रमोट एम्प्लॉय बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस नॉट, ठीक है आगे क्या लिखता है, आओ थ्योरी पढ़ते हैं। आधा से ज्यादा काम ना इमेज कर देता है, इमेज को देखने बाद बहुत कुछ समझ में आ जाता है कि हाँ यही आंसर होगा, अब धीरे धीरे पढ़ोगे तो समझ में आएगा। इक्विटी मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन अकाउंट ऑफ मेल फीमेल रिलीजन लैंग्वेज कास्ट बिलीफ एंड नेशनलिटी। हर चीजों के हिसाब से आप अलग अलग मत करना, ना कास्ट को चेक करो, ना नेशनलिटी को चेक करो, ना लैंग्वेज को चेक करो, सबको इक्वल रखना है। आगे, इन अदर वर्ड्स, इक्विटी रिफरेंस टू द, इक्विटी का मतलब होता है क्या रहना है, काइंड रहना है, फेयर रहना है, एंड जस्ट ट्रीटमेंट ऑफ द, सबके साथ बराबर रहना, फेयर काइंड, और सबको इक्वल ट्रीटमेंट करना है। एम्प्लॉइज विल पुट इन देयर मैक्सिमम एफर्ट्स ओनली, मतलब आप लोग कल चल के अपना मैक्सिमम एफर्ट लगाओगे ओनली व्हेन दे आर ट्रीटेड विथ काइंडनेस एंड जस्टिस। ठीक है, सही बोल रहा है। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो,
और तुम्हारा बॉस तुमको एनी टाइम डांटता है, एनी टाइम सुनाता है, कुछ ना कुछ चार बात बोल देता है, तो तुम अपना 100% थोड़ी ना दोगे। लेकिन अगर वो तुम्हारे साथ कैसा है भैया, वो काइंड है तुम्हारे साथ, जस्टिस है तुम्हारे साथ, तो तुम क्या दोगे, अपना मैक्सिमम एफर्ट्स देंगे। बोलेंगे सर मैं काम करता हूँ, मेरे को एनी टाइम सुनाते हैं, वो काम नहीं करता, उसको नहीं सुनाते, इससे अच्छा मैं काम ही नहीं करूँ। तो ये प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए आगे। इक्विटी डज नॉट मीन्स, ये लाइन बहुत जरूरी है आप बच्चों के लिए, भैया इक्विटी का मतलब ये नहीं कि उसको सैलरी जितना दे रहा है मुझे भी इतना सैलरी, नहीं, सैलरी की बात नहीं कर रहा है। क्या बोलता है, टू अ प्योन टू सुपरवाइजर, इसको इसको सेम थोड़ी ना मिलेगा। बट इक्विटी का मतलब होता है द एप्लीकेशन ऑफ सम डिसिप्लिनरी रूल्स इररिस्पेक्टिवनेस ऑफ देयर ग्रेड, पोजीशन, जेंडर, सबके हिसाब से जो रूल्स बना है, जो डिसिप्लिन बना, सबको बराबर फॉलो करना है सर। आगे, इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इन, अच्छा यहां से एग्जांपल है शायद, यहां से एग्जांपल होगा, पढ़ो क्या एग्जांपल है। इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वही एग्जांपल होगा जो फोटो दिखाया हो, तो एम्प्लॉय वर्किंग इन द, ठीक है, वन एम्प्लॉय क्या है, वन एम्प्लॉय क्या है, फ्रेंड ऑफ द मैनेजर, while द अनदर इज अ नॉट द मैनेजर को क्या करना चाहिए, गिव बोथ एम्प्लॉय इक्वल अपॉर्चुनिटी और इवेल्यूट द परफॉर्मेंस ऑफ यूजिंग द सेम स्टैंडर्ड, अप्रूव द लीव रिक्वेस्ट ऑफ द फेयरली, रिवॉर्ड द प्रमोशन, सबको बराबर ही देखना है। अब एक मेरा दोस्त है और एक मेरा दोस्त नहीं है, तो अनइक्वल नहीं देख सकता मैं। आएगा समझ में, सिंपल क्या है। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि सर वो सभी लोगों को पनिशमेंट देना पड़ जाता है। तुम लेट आ रहे हो, तुम जल्दी आ रहे हो, या तुम काम नहीं कर रहे हो, तो सबको डांटना जरूरी है। अगर एक को छोड़ दूंगा, नहीं ये तो मेरे पहचान वाले हैं, ये तो कभी कभी आता है, या किसी भी रीजन से, तो तुम ही मेरे को कल चल के बोल दोगे सर आप कौन सा प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहे हो, इक्विटी का प्रिंसिपल। तो कल चल के अगर आपको ऐसा लगेगा कि नहीं सर यहाँ पर गड़बड़ कर रहे हैं, तो बोल देना सर कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करो, 11 नंबर प्रिंसिपल फॉलो कर लो। 11 नंबर क्या बोलता, प्रिंसिपल ऑफ, हालांकि तुमको मौका नहीं दूंगा मैं, ठीक है। आगे, क्या पॉजिटिव है इसका, बोलो। अगर सबके साथ बराबर रहूंगा तो एम्प्लॉयज गेट एंड मोटिवेट द एम्प्लॉयज एंड बूस्ट देयर मोरल ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है भैया, तुम खुश रहोगे, तुम्हारा मोरल बूस्ट रहेगा। आगे, क्रिएट अ सेंस ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन, ये नहीं भी लिखोगे चलेगा। नेगेटिव क्या कॉन्सिक्वेंसेस होता है, भैया यहाँ पर क्या था, सेटिस्फेक्शन, यहाँ क्या था, हमारे बॉस हमारे साथ ही बाइजनेस है, बाकी लोग को कुछ बोलते नहीं है, हमारा पेमेंट काट देते हैं, हमको पनिशमेंट देते हैं, तो तुम क्या बन जाओगे, डिससेटिस्फेक्शन। और इंक्रीज इन अ, ये वाला पॉइंट बताओ क्या होता है, इंक्रीज इन अ लेबर टर्नओवर का मतलब नौकरी को छोड़कर चले जाना, तो ये पॉइंट बार बार आएगा। फिर क्या बन सकता है, अनहेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन द सुपीरियर एंड, सबको हमेशा ही लगेगा कि मेरा बॉस खराब है, उसको लगेगा कि मेरा एम्प्लॉय खराब है, तो ये प्रॉब्लम आने लग जाता है। कितना हुआ, 11 पॉइंट हुआ। अब आओ कौन सा पॉइंट, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव क्या होता है, इनिशिएटिव को हिंदी में बोला जाता है, आपको पता है कि नहीं, ये हमारे कोचिंग का जो एनुअल प्रोग्राम होता है उसका नाम है पहल, और इसी को क्या बोलते हैं, इनिशिएट। अब इनिशिएट क्या होता है समझना, जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, स्टाफ्स होते हैं, जो स्टाफ अपना ना हमेशा एक ओपिनियन देना चाहता है बॉस, एडवाइस नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, ओपिनियन। तो स्टाफ अपना एक ओपिनियन दिया कि बॉस ऐसा होना चाहिए, और वो ना बड़ी हिम्मत करके इनिशिएट करा, कुछ अपना एक आइडिया दिया, और बॉस को क्या करना चाहिए फिर, आइडिया को रिजेक्ट कर देना चाहिए, बोले कि तू नौकर है, नौकर जैसा रहा, ज्यादा बात मत कर, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए। उसके ओपिनियन को क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, वेलकमिंग करना चाहिए, और मिलकर उसके ओपिनियन को सोचना चाहिए, और सही बोल रहा तो उस पर एक्शन लेना चाहिए। तो इससे इससे किसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, इंप्लॉइज के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो देखो यहाँ पर क्या रखा है मैंने, हाँ क्या कहते हैं, इनिशिएटिव में आई हैव एन, कौन है ये, एम्प्लॉय, और ये उसका कौन है, ओनर है। तो एम्प्लॉय क्या बता रही है, आई हैव एन आइडिया, लेट ऑफर कस्टमाइज केक फॉर द स्पेशल ओकेशन। कस्टमाइज केक समझते हो ना, जैसे ऑर्डर करेंगे वैसा हम बना सकते हैं। पहले कस्टमाइज केक कहाँ होता था, जब आप छोटे थे या जब हम लोग छोटे थे, तो सिंपल 2 पाउंड 1 पाउंड का केक आता था। आजकल कस्टमाइज हो गया है, जैसा अल्फाबेट बोल दो वो बन जाएगा, या जो डिजाइन बोलो वो बन जाएगा। तो इसने ऑफर दिया, इसने आइडिया दिया, इसने क्या दिया, आइडिया, कि हम कस्टमाइज केक बनाते हैं। तो इसको क्या करना चाहिए, इसके आइडिया को रिजेक्ट कर देना चाहिए, बोले एम्प्लॉय चुपचाप बैठे रहे अपना काम कर, नहीं, तो इसने क्या किया,
दैट्स अ फैंटास्टिक आइडिया, लेट्स डू इट। अब बोल रहे कि नहीं, काम करते हैं, और ऐसा काम करने से इनका सेल क्या होगा, ग्रोथ होगा। तो ये इसने क्या किया, इसने क्या किया, इनिशिएट। और उसने क्या किया, उसके इनिशिएट का वेलकम किया, उसके सजेशन को रखा, बोला कि हाँ ट्राई करते हैं, आप बात करके देखते हैं। जैसे अगर इसके सजेशन को, जब इसने इसके आइडिया को जब ये एक्सेप्ट करेगा, तो इसका मोराल बहुत हाई हो जाएगा कि मैंने ना अपने बॉस को पहली बार कुछ बताया, कुछ आइडिया दिया और उसने एक्सेप्ट किया, उसमें फॉलो कर रहे हैं हम लोग, तो इसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा और अगली बार वो बिलोंगिंगनेस सा फील होगा कि हाँ मेरा बॉस ऐसे है कि जो भी मैं आइडिया देता हूं उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो इसके अंदर ना वो बिलोंगिंगनेस फीलिंग रहेगा, तो बहुत अच्छे से आगे चल के ऑर्गेनाइजेशन चलेगा। पढ़ो आगे क्या कहता है। अब केक का नाम हम पढ़ते मत बैठ जाना ना, तुम लोग का ध्यान पूरा उसी में होगा कि इसमें कौन सा केक लिखा है। पढ़ो क्या लिखता है। द इनिशिएटिव रिफर्स टू, द इनिशिएटिव, ध्यान देंगे, द इनिशिएटिव रिफर्स टू टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद द, खुद से सेल्फ मोटिवेशन से पहला स्टेप लेना, उसको क्या बोलते हैं, इनिशिएट। ठीक है, ये तो हुआ इनिशिएट के बारे में। फ्यूल क्या बताता है, फ्यूल सजेस्ट दैट एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी अलाउड टू टेक अ सम, किसको बोल रहा है ये, कौन बता रहा है, फ्यूल बोल रहा है कि हर एक एम्प्लॉय को कुछ तो इनिशिएट करना चाहिए, टेक सम इनिशिएटिव इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग अ प्लान, कुछ इनिशिएट करना चाहिए, एम्प्लॉयज को करना चाहिए। इससे क्या होगा, वर्कर शुड बी इनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान फॉर द इम्प्रूवमेंट विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट एंड अथॉरिटी। वर्कर को ना कुछ प्लान में आकर अपना कंट्रीब्यूट करना चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक, एक अथॉरिटी तक। अब ऐसा नहीं आ जाएगा कि एम्प्लॉय आकर बोलता है चलो ना एक नया ब्रांच खोलते हैं, भगा देगा। एम्प्लॉय आकर बॉस को बोल रहा है कि नया कंपनी खोलते, नहीं, एक सम अथॉरिटी तक उसको कुछ ना कुछ अपना इनिशिएट करना चाहिए। अब एग्जांपल क्या लिखा है, यही लिखा होगा, एन एम्प्लॉय सजेस्ट सेलिंग कस्टमाइज केक, वो तो खैर समझ गए। पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा, डेवलप अ फीलिंग ऑफ क्या, बिलोंगिंगनेस इन द एम्प्लॉय, इंक्रीज द सेंस ऑफ कमिटमेंट। हाँ, वो नौकर को, एम्प्लॉय को लगेगा कि यस मैं जो बोलता हूँ उसको सुनते हैं, तो कमिटमेंट रहेगा। और अगर ऐसा नहीं किए तो क्या होगा, leads to frustration among the employees and causes of lack of creativity। सुनो अब क्या होता है, हेड में जो बैठे रहते हैं ना, 5-6 लोग बैठे रहते हैं, जो हेड में होते हैं 4-5-6 लोग बैठे रहते हैं, और नीचे जो रहते हैं वो एक रहते हैं कि बहुत सारे रहते हैं, किसके दिमाग में कौन सा आइडिया बहुत बेस्ट है क्या पता। तो जो ऊपर वाले बैठे हो एक लिमिट, सर्टेन लिमिट तक ही सोचते हैं, उनका उनका थॉट एक होगा, नीचे एम्प्लॉय इतने सारे लोग हैं, सब कोई सोचे और किसी का एक आइडिया बहुत अच्छा लगा तो कंपनी बहुत ज्यादा बूम कर जाएगी। तो हर बार बोला जाता है कि एम्प्लॉय को कि आप भी आओ और अपना कुछ सजेशन दो, तुम्हारे फर्स्ट स्टेप को हम वेलकम करेंगे, डिनाई नहीं कर देंगे। तो कितने सारे मूवीज में ऐसा होता है, देखे होगे तुम लोग, गब्बर मूवी देखे हो क्या, अक्षय कुमार का, हाँ, कुछ याद है। एक पुलिस वाला रहता, सुनील ग्रोवर का एक्टिंग रहता, वो कुछ कुछ हमेशा बताते रहता, तो उसको डांट के बैठा देते, तू मत बोल, तू नौकर है, ड्राइवर जैसा काम कर, जा मार्केट से समोसा लेकर, ऐसे कुछ एक सीन है वहां पर, देखना। फिर लास्ट में फ्रस्ट्रेट हो जाता, नहीं करना तुम्हारा नौकरी करके, तो इनिशिएट नहीं करने दे रहे थे उसको। तो हमेशा आपको इनिशिएट करना चाहिए, उसको छोड़ो ना सर, तुम्हारे अंदर अभी फीलिंगनेस ला देता हूं मैं, देखना इनिशिएट वाला। बॉयज के साथ जनरली ये होता है, गर्ल्स के साथ भी दूसरे सर्कमस्टेंसेस में होता है। देखो, घर वाले ना एक बाइक या कार खरीदने वाले, तो तुम हो अभी 12th में, तो तुमको अचानक से बोले इधर आओ, कौन सा बाइक अभी अच्छा चल रहा है बताओ तो लेना है, या कौन सा कार सही चल रहा है बताओ लेना है, तो तुम्हारे अंदर आएगा वेलकमिंग एकदम अच्छा। अरे मेरे पेरेंट्स मेरे से पूछ रहे कार लेने के बारे में, कौन सा कार, तो तुम अच्छा सजेशन दोगे, गूगल उगल करोगे, बढ़िया पता करोगे, हमारे घर वाले कार लेना चाह रहे हैं, भले हमारे लिए ना ले, लेकिन वो लेना चाह रहे तो हमको बुला रहे, इनिशिएट करने दे रहे। तो ऐसे में तुम बताओगे कि ये वाली बाइक अच्छी है, ये वाला कार अच्छा है, तो तुम्हारे अंदर कौन सी फीलिंग आएगा भैया, ये अच्छा फीलिंग आएगा। और तुम्हारे घर वाले के पास तुम बैठे वैसे जाके बोले कि ये वाला कार अच्छा लग रहा है, इसको ले ले, क्या करके भगा दिए, कोई जरूरत है तुमको बोलने का, पहले 12th का पढ़ाई करो करके, तो तुम्हारे अंदर क्या आ जाएगा, देखो, दिमाग के नहीं चलेगा, फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा। तो अभी तुम किस फेज में हो, देख लो तुम्हारे घर वाले तुमको कितना ही वैल्यू दे रहे हैं, अगर पूछते हैं, बुलाते हैं, कुछ सजेशन लेते हैं, तो तुम्हारे साथ इनिशिएटिव हो रहा है। ठीक है, तो हर एक एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए, कुछ ऑफर देना चाहिए कि भैया इनिशिएट करो, कुछ बताओ हमको, तुम्हारा आइडिया पसंद है। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर तुम्हारा आइडिया अच्छा नहीं लगा तो तुम फ्रस्ट्रेट ना हो जाओ, ये भी नहीं करना चाहिए कि ठीक है कोई बात नहीं, नहीं मारे तो हम अगली बार देखेंगे, कुछ अच्छा सजेशन देंगे। तो बोलो, अगर आप और मैं यहाँ पढ़ रहे हैं, देखना भी कैसे ट्रैप लेता तुम लोग को मैं। आप और मैं इधर पढ़ रहे हैं, और अभी आएगा दिसंबर, ठंड का टाइम आएगा, पिकनिक का सीजन आएगा, ठीक है,
फिर कई सारे स्कूल से MM फन सिटी लेके जाते हैं, ऐसा ऑफर आएगा। फिर मैं तुम लोगों से सजेशन लूं कि क्या इस साल कहीं पिकनिक जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, या फिर तुम बोलोगे सर प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव हमने पढ़ा है तो हम अपने तरफ से कुछ इनिशिएट कर रहे, फर्स्ट स्टेप कर रहे, सर हम लोगों को पिकनिक लेके जाओ, बताओ। ऐसा इनिशिएट करने का मौका देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हाँ देना चाहिए, लेकिन तुम एम्प्लॉय नहीं हो। अगर तुमको ये ऑफर दे दिया मैं, तो हो गया फिर हमारा कोचिंग का काम। कोई पिकनिक नहीं और कोई MM फन सिटी नहीं, चुपचाप पढ़ाई करेंगे। नेक्स्ट, बोलो क्या लिखा है अगला? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। अब इसका नाम में सब कुछ लिखा हुआ सर, क्या लिखा है? मतलब तुम्हारा जॉब का टाइम पीरियड को कैसे कर देना चाहिए? तुमको परमानेंट कर देना चाहिए। अब परमानेंट करने से क्या फायदा मिलेगा और टेम्परेरी रहने से क्या नुकसान है, जरा सोचते हैं। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो एंड तुम टेम्परेरी हो, तुम्हारे आसपास के एम्प्लॉय को कभी भी भगा दिया जाता है ऑफिस से, तो तुम क्या लगता है उतना ज्यादा अपना 100% देकर काम करोगे? हाँ, तुमको लगता है कि यहाँ पर मैं 100% दूंगा, सुबह से शाम काम करूंगा, बेस्ट टू बेस्ट अपना आउटपुट दूंगा, लेकिन कभी भी मुझे भगा सकते हैं इस कंपनी से, तो तुम बेस्ट दे पाओगे नहीं। लेकिन तुम्हारा काम तुमको परमानेंट कर दिए, स्टेबिलिटी कर दिए, फिक्स कर दिए। अब बताओ क्या कभी तुमको भगाएंगे? नहीं, तो तुम अपना बेस्ट देने की कोशिश करोगे। इनसिक्योरिटी नहीं रहेगा ना दिमाग में, हमेशा नहीं तो इनसिक्योरिटी रहेगा, कभी भी नौकरी से हटा देंगे तब हम क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, तो आपका ध्यान हमेशा सिक्योरिटी की तरफ रहेगा। आओ इधर क्या रखा है मैंने, ये देखो यहाँ ज्यादा कुछ तो है नहीं। सम जॉब, स्ट्रॉन्गर टीम, बेटर सर्विसेज, ये टीम मेंबर है, इसको भी फिक्स कर दिया गया है, इसको भी फिक्स कर दिया गया, इसको भी फिक्स कर दिया गया, तो स्माइली देख रहे हो, खुश हैं ये लोग। अगर किसी इसमें से एक को हम लोग क्या कर लेते हैं, टेम्परेरी कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, सैड बन जाता है। बोला कि तुम्हारा तो परमानेंट है, तुमको तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो इनसिक्योर हूँ, कभी भी मुझे हटा सकते हैं। तो यहाँ पर स्टेबल जॉब, बेटर परफॉर्मेंस, स्ट्रॉन्ग टुमारो, ये सब पॉइंट लिखा हुआ, आप इसमें देखोगे तो दिख जाएगा। हाँ, पढ़ो यहाँ क्या लिखता है धीरे धीरे। इट रिफर्स टू नो फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन एंड ट्रांसफर ऑफ द एम्प्लॉय। टर्मिनेशन मतलब बार बार नौकरी से ना हटाओ, और बार बार उसका क्या मत करो, ट्रांसफर मत करो। बार बार आप ट्रांसफर करोगे ना तो वो हो जाएगा फ्रस्ट्रेट। इतना मुश्किल से इस एरिया में काम कर रहा हूँ, 2 या 2 ही साल हुआ था, फिर मेरा ट्रांसफर कर दिए, फिर मेरा ट्रांसफर कर दिए, अब मैं क्या कस्टमर से कनेक्ट कर पाऊंगा? हर बार मैं अच्छा डील करता हूँ कस्टमर के साथ, एक अच्छा कनेक्शन बनता है और फिर मेरा ट्रांसफर हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको बता रहे हैं फ्यूल जी कि बार बार आपको क्या नहीं करना चाहिए, टर्मिनेशन मत करो और क्या मत करो, ट्रांसफर। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द मैनेजमेंट मस्ट प्रोवाइड द feeling of job among the employees, because with the feeling of insecurity, अगर आप इनसिक्योरिटी के साथ जॉब करते हो, the employee cannot contribute to their, सही बात है। जैसे मैं तुम ही लोग को बोल देता हूँ किसी एक बच्चे को कि ठीक से रहना नहीं तो कभी भगा दूंगा, कभी भी भगा दूंगा, कभी भगा दूंगा, तो उसको हर बार डर लगा रहेगा कि भैया कभी भी कुछ करेगा, कोई भी कुछ करेगा तो मेरे को भगा देंगे। जैसे एक लड़का है, नाम तो पता है तुम लोग को, अभी दूसरे बैच में चले गया है, अब वो वीडियो देखेगा तो समझ जाएगा मेरे बारे में बोल रहे हैं। तो इनसिक्योरिटी उसके अंदर अब हमेशा से आ गया, पेरेंट्स तक बात चली गई है, 2 बार वार्निंग दे चुका हूँ, अब उसका हमेशा इनसिक्योरिटी रहेगा, कुछ भी होगा तो इनसिक्योरिटी रहेगा, तो वो इनसिक्योरिटी नहीं रहना चाहिए। फ्रीक्वेंट टर्नओवर ऑफ द एम्प्लॉइज इज बैड फॉर ऑर्गेनाइजेशन। हर बार तुम निकालते रहोगे तो बैड फॉर ऑर्गेनाइजेशन, एंड सच डिसीजन मस्ट बी टेकन विद दे आर मोस्ट अनअवॉइडेबल। और इसको हमेशा तुम अवॉइड नहीं कर सकते। सुनो क्या होता है, कई सारे ना कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है जिसमें ना हर 1 महीना 2 महीने में टीचर बार बार चेंज हो जाता है। जैसे कोई एक कोचिंग है जहां पर तुम लोग पढ़े और बड़ी मुश्किल से 1 महीना समझ में आया अकाउंट्स, टीचर चेंज, फिर एक नया टीचर आया, फिर उससे 1 1.5 महीना पढ़े, फिर टीचर चेंज हुआ। तो इससे उसको तो नुकसान होगा, टीचर को, तुम्हारा भी नुकसान होगा, प्लस उस ऑर्गेनाइजेशन का भी नुकसान होगा। बार बार एम्प्लॉय चेंज होगा तो सबसे ज्यादा नुकसान उस ऑर्गेनाइजेशन को होता है कुछ कोचिंग ऐसा मुझे पता भी रहता है कि भैया वहां पर ना बार बार टीचर चेंज होता है, बार बार टीचर चेंज होता है, इसलिए हम वहां पर नहीं जाएंगे, नाम ही खराब हो जाता है। तो फ्रीक्वेंट चेंज अगर एम्प्लॉय का बार बार होगा तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होने वाला है, उसके ऑर्गेनाइजेशन को। अ सुपरमार्केट कीप्स इट्स एम्प्लॉय इन द सेम जॉब। सुनो अब इससे फायदा क्या क्या मिलेगा। सुपरमार्केट में एम्प्लॉय इन द सेम जॉब फॉर द
a long time instead of frequent transferring or removing them, feeling secure, the employee work more efficient and provide better customer services. This show the principle of stability. फायदा और नुकसान पढ़ लो जल्दी से. Improve efficiency level of the employee. सही बात है, जिस दिन तुम्हारा परमानेंट हो जाओगे ना तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगा. एंड नो वेस्टेज ऑफ क्या, टाइम एंड रिसोर्सेज. मैं तो यही कहूं, मुझे हमेशा यही काम करना, तो क्यों वेस्ट करूं, क्यों रिसोर्सेज खराब करूं मैं. अगला, और अगर नेगेटिव आ जाएगा तो क्या होगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन लर्निंग द. हर बार नया आदमी आता है, उसको सिखाओ 1 महीना, फिर नया आता है 1 महीना सिखाओ, बार बार सिखाने में वेस्ट होता मटेरियल. एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, फ्रस्ट्रेशन एंड डिससेटिस्फेक्शन अमंग्स द एम्प्लॉय. तो ये नुकसान है इसका. एंड लास्ट क्या बचता है तुम्हारा, स्पिरिट दी क्रॉप्स. पहले तो 13 नंबर रिवाइज करेंगे, और 13 नंबर रिवाइज करते हैं. जल्दी जल्दी चालू कर दो बोलना, नीचे नीचे नहीं देखना. हो गया बना याद, इतने बार बोलवा रहा हूँ 2 दिन 3 दिन से. पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यूनिटी ऑफ कमांड, पांचवा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, छठवा रेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू. अगला, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन. अगला, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. फिर एक बड़ा सा नाम है, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन. 10वां नंबर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, 10 नाम साइड हो गया. 11वां नाम क्या आया था, बोलो. देखो अभी अभी 10 नाम तक रटवाया, तो 10 नाम तक रटा हुआ है, 11वां नंबर में वैसा आवाज ही नहीं आ रहा है. प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. 11वां नंबर क्या आता है, देखो 11वां नंबर 10 खत्म होने बाद 11वां जो चालू करना वो छोटे नाम से चालू करना. प्रिंसिपल ऑफ क्या है, इक्विटी. फिर 12 नंबर क्या था, 12 नंबर भी छोटा. 11 नंबर छोटा, इक्विटी. 12 नंबर छोटा, इनिशिएटिव. और 13 नंबर क्या था तुम्हारा, क्या था, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल. स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल. देखो कैसे कैसे, 10 नंबर, 10वां नंबर तो अब कभी नहीं भूलने वाले, क्योंकि ऑर्डर का ओ बन गया तो 10 बन रहा है. 11 नंबर में तुमको याद रखना एक छोटा नाम है, और 12 नंबर में भी छोटा नाम है, और यही दोनों सबसे ज्यादा भूलने वाला नाम. जितना छोटा नाम होता है जनरली उसको बोलते हैं. तो एक कौन है जी, इक्विटी. और एक कौन है तुम्हारा, इनिशिएटिव. इक्विटी इनिशिएटिव, इक्विटी इनिशिएटिव, ई और आई से बना हुआ है तुम्हारा. ठीक है. इसके बाद एक 13 नंबर जो बड़ा सा नाम था क्या था, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल. एंड लास्ट वन है आपका स्पिरिट दी. इसका क्या मतलब है, इसके लिए एक बिना कुछ बोले एक फोटो में सब कुछ खत्म हो जाएगा. ये नहीं बे, और नीचे जाने दो अभी. इसका मूवी है, अगर आपने ये मूवी देखा है, जो लोग नहीं देखे हैं उनके लिए बहुत दुख है. ये पिक्चर देखा, देखना चाहिए हर किसी को. इस पिक्चर में क्लियरली दिखाया गया है कि जब ये गर्ल्स हॉकी खेल रहे थे तो इनके साथ एक प्रॉब्लम था. और कभी भी ना इन लोगों के साथ ये बहुत रूड थे शुरू में. देखियो मूवी, पहले ना सभी लोग अपने अपने स्टेट के हिसाब से खेलते थे, आपस में लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं. तो सभी के सभी इंडिविजुअल थे, सब बोल रहे थे मैं, आई चल रहा था. फिर एक जगह याद होगा कि फिर शाहरुख खान वो अपना छोड़ देता, बोला कि आज से कोचिंग नहीं दूंगा आप लोगों को मैं. फिर ये लोगों को एक जगह पिज्जा या कहीं कुछ खिलाने ले जाता, मैकडोनल्ड कहीं का सीन था. फिर वहां पर लड़ाई झगड़ा हो जाता. फिर सारे आई आई मिलकर क्या बन जाते हैं, वी बन जाते हैं. तो ये पिक्चर वही दिखा रहा है. तो ये क्या बताता है, सुनो. छोटा सा आंसर है, ज्यादा कुछ नहीं है. मैनेजमेंट मस्ट मैनेजमेंट मस्ट इनकरेज एंड प्रमोट क्या, टीम स्पिरिट, यूनिटी एंड. टीम में रहना चाहिए, यूनिटी में रहना चाहिए, और क्या रहना चाहिए, हारमोनी में रहना चाहिए. आगे एक जैसा इसका, दिस विल ब्रिंग कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन टू द. इससे तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन और क्या आ जाएगा, कॉर्पोरेशन. मूवी में देखो पूरा कोऑर्डिनेशन के ऊपर ही था. अब मैनेजर शुड रिप्लेस, किसको रिप्लेस कर दो, किससे, दिस विल गिव अ राइज म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंगनेस अमंग द टीम मेंबर. इट विल मिनिमाइज द नीड ऑफ यूजिंग पेनल्टीज. ठीक है. क्या तुम्हारे स्कूल में तुमने कभी ये प्रिंसिपल दी क्रॉप्स को यूज करा है, तुमने कभी करा है. देखो कई बार ऐसा होता है कि मान लो किसी टीचर ने, किसी परेड के किसी टीचर ने किसी बच्चे को बहुत ज्यादा मार दिया, या कुछ का कुछ बोल दिया, और जिससे पूरे क्लास को बुरा लग गया. तो हम लोग क्या करते हैं मालूम है, एक एप्लीकेशन लिखते हैं.
नहीं पता, तुम लोग करते थे, हम लोग क्या करते थे, एक पेज में सबसे साइन करवाते थे, चल तू भी साइन कर, तू भी साइन कर, और पूरी क्लास जाकर प्रिंसिपल पास कंप्लेन करती है। ऐसा तुम लोग नहीं करे होगे, या करे होगे तो नहीं, कभी बहुत वर्स्ट सिचुएशन होता है ऐसा। कई बार किसी टीचर के प्रति इतना ज्यादा प्रॉब्लम आ जाता है कि सब लोग एक पन्ने में ब्लैंक पेपर में साइन करते हैं, फिर कोई क्लास कैप्टन होगा, बताएगा हम सभी लोग ये कंसर्न दे रहे हैं कि ऐसा सब प्रॉब्लम है करके, तो उस समय सब लोग एक दूसरे से चिढ़ते होंगे आपस में, लेकिन एक टाइम के लिए, सर्टेन टाइम के लिए सब क्या बन जाते हैं, वी बन जाते हैं। कई बार ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो जैसे कॉलोनी में भी होता है किसी किसी एरिया में कि भैया कुछ लाइट, स्ट्रीट लाइट चेंज कराना होगा या रोड बनवाना होगा, तो पार्षद के पास जाकर सब एक पेपर में वी बन जाते हैं सभी। ऐसे में सब आई हैं, लेकिन कभी ऐसा प्रॉब्लम आते हैं तो क्या बन जाता है, वी बन जाता है। तो जब डब्ल्यू ई बन जाओगे, तो दिस प्रिंसिपल वॉज यूज्ड इन द मूवी ऑफ चक दे। लिखा भी है, तुम भी लिख देना, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा, डेवलप टीम स्पिरिट आएगा, अचीवमेंट ऑफ क्या लिखा है, ग्रुप गोल। एंड नेगेटिव में क्या आएगा, टीम गोल में नॉट अचीव एंड नो टीम स्पिरिट। अब सोचो, अगर सर तुमको ये वाला प्रिंसिपल पढ़ाए हैं, तो क्या तुम ये प्रिंसिपल मेरे खिलाफ यूज कर सकते हो क्या? हम्म। सोच समझ के बोलना, जितने लोग हंस रहे हैं, क्या ये प्रिंसिपल तो मेरे खिलाफ, हमारे अकाउंट के टीचर अच्छे नहीं हैं, कोचिंग वाले, हम लोग एप्लीकेशन देते हैं, चलो ये तो नहीं हो सकता। दूसरा बता देता हूँ, हम सभी मिलकर ना पिकनिक के लिए सर को बोलते हैं, एक पेपर में लिखते हैं एप्लीकेशन, है ना, और सब उसमें साइन करेंगे कि हम सब जाना चाहते हैं, तो मेरे साथ ये सब प्रिंसिपल मत लगा लेना, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन में लगेगा। बोलो कितना प्रिंसिपल हो गया हमारा टोटल, 14। तो 14 को 3-4 बार पीडीएफ को ही घुमा के देखते रहना, जब डल जाएगा तो तुमको बहुत जल्दी याद हो जाएगा, ज्यादा चीज टाइम नहीं लगेगा। बोलो नंबर 1 जल्दी पूरा 14, अब अटकना नहीं है। बुक बंद करो सभी, सभी बुक बंद करो। 13 और 14 याद है ना, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, और लास्ट में क्या, स्पिरिट क्रॉप्स। खत्म हो गया यहाँ से। जल्दी जल्दी चालू करते हैं, मैं भी बोलूंगा तुम भी बोलोगे, फटाफट बोलो। सबसे पहले क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ 5 साइड, फिर अगला 5 बड़ा सा नाम, ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, छोटा नाम, रेमुनरेशन ऑफ पर्सनल, बड़ा नाम, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, फिर बड़ा नाम, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, फिर 10वां नाम, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, फिर 11वां नाम छोटा सा, इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ लिखो या इक्विटी लिखो, फिर छोटा सा नाम, फिर बड़ा सा नाम, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, और 14 नंबर तो कभी भूल नहीं सकते, एक तो खराब इंग्लिश टाइप का वर्ड है, स्पिरिट दी क्रॉप्स, याद रखोगे। अब आपको हर एक के अंदर से एमसीक्यू पूछेगा, और हर किसी के अंदर से तुमको पूछने वाला है क्या चीज, केस स्टडीज। आई और वी के स्पेलिंग सुनाई में आएगा तो लास्ट वाला, जॉब सिक्योरिटी सुनाई में आएगा तो 13 नंबर, ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल बोलेगा तो ऑर्डर। अब एक जगह मैं बोलता हूं, चलो ये कितने लोग को याद आता है देखते हैं, वन हेड वन प्लान, डायरेक्शन में था वन हेड वन प्लान, याद है, डायरेक्शन में वन हेड वन प्लान, डायरेक्शन के अंदर था, ऐसी सब के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा लाइन होगा। एक्सपर्ट बन जाऊंगा, स्पेशलाइजेशन आ जाएगा, पहला वाला डिवीजन, ठीक है। मिसयूज ऑफ अथॉरिटी आ जाएगा, काम को बांटना, पावर देना, अथॉरिटी एंड, सब के अंदर से कुछ कुछ हिंट है। जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे केस स्टडीज में और देखोगे ना, अच्छा ये फील्ड हो रहा है, आपको सिंपल इसको पहले याद कर लेना चाहिए जो जो पढ़ाई किया, फिर केस स्टडी आएगा। केस स्टडी को जब पढ़ोगे तो तुमको इससे अंदर से फील होगा, हाँ ये वाला पॉइंट दिख रहा है, और जब ये पॉइंट दिखेगा तो चला देना उसमें, ठीक है। बायसनेस नहीं हो सकता, सबके साथ फेयर और इक्वल रहना है, तो कहाँ चल जाएगा, इक्विटी में चले जाएगा, याद है। उसके बाद लिविंग स्टैंडर्ड को देखकर फेयर एंड एडिक्वेट बोलेगा तो रेमुनरेशन चले जाएगा। तो हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ पॉइंट मिलेगा, और अच्छा केस स्टडी बनता है इसके ऊपर। खत्म कर लेंगे सभी टॉपिक को, ठीक है। आज पूरा डल जाएगा, आज संडे है, तो हो सके तो 14 खत्म ही कर लो। अगर 4 आपने पहले याद कर लिया होगा, कल तो नहीं डाला था ना पढ़ने के लिए मैं, आज है इवनिंग में बैठो पढ़ के, और पहले पूरा मत लिख लेना पीडीएफ से। कई लोग बैठ कर पूरा पीडीएफ लिख रहे, नहीं चाहिए, लिखा हुआ तो है मेरे पास, बुक पे भी लिखा होगा, याद करके लिख लोगे तो तुम्हारा काम आ जाएगा। फिर अगली क्लास में, अभी कुछ दिन फिर वापस नहीं पढ़ाएंगे बिजनेस, 2-3 दिन वापस अकाउंट पढ़ाऊंगा, थर्सडे से चालू करूंगा या फ्राइडे से चालू करूँ, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन इसको पढ़ाकर, आने वाला कौन, एपी फ्यूल के बारे में पढ़े ना, अगला कौन होगा, टेलर। टेलर के 4 प्रिंसिपल 4 टेक्निक्स है, उसको खत्म कर देंगे, लगभग चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा अगले वीक।